हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर से जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, इसको क्यों पढ़ना है, इसके लिए एक इंट्रोडक्शन ये रहा आप लोगों के लिए। और इंट्रोडक्शन जो एक्सेस में होगा वो हम नोट्स में देते रहेंगे, ये आपके एनसीईआरटी के हैं। बाकी आप एक्सेस में आप चाहे तो एनसीईआरटी को ही नोट्स बना दो जो ज्यादा लगे उसी में लिख दो। चलो, तो या फिर आपके जो कोर्स बुक आप जो फॉलो कर रहे हो आईसीएससी के, आईएससी के, या फिर स्टेट बोर्ड्स का, आप उसको उसमें भी आप जो है ना नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। उसी में चाहो तो बुक में ही नोट्स टाइप का बना सकते हो पेंसिल को यूज करके, और जो चीज उसमें अंडरलाइन करने लायक होंगी अंडरलाइन कर सकते हो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। In the previous unit, we learned that the transition metal, अच्छा ये प्रीवियस यूनिट कौन से यूनिट के बारे में बात हो रहा है, तो ये प्रीवियस यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो पढ़ रहे थे, ठीक है, एलिमेंट्स जब पढ़ रहे थे, तो फिर हम उसमें जाने थे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जिनके बारे में मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर होगा, उसमें उनको डिटेल में जानेंगे। इसमें होता क्या है, इन विच मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का पहले इंपॉर्टेंस जान लो। ठीक है, कुछ क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद फिर हम जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब क्या, अच्छा पहले चलो इसका मतलब दिखा देते हैं। तो ये जैसे ये कंपाउंड देखो, ये आपका कोबाल्ट है, ये आपका कोबाल्ट है। ये कोबाल्ट आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल से बेसिकली डी ब्लॉक का आपको ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल इसमें देखो ये NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक बॉन्डिंग है। ठीक है, और प्लस इसके साथ Cl3 लगा हुआ है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या, इसको समझ लो क्या होता है कोऑर्डिनेशन मेटल। जैसे मान लो हम एक आयनिक कंपाउंड अगर लेते हैं NaCl, और इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व इट इन वाटर, है ना, या फिर अलग अलग, तो वाटर को जब एक आयनिक कंपाउंड का करते हैं तो जनरली क्या होता है, ये Na प्लस और Cl माइनस आयंस में टूटता है। ठीक है ना। लेकिन जब इन कंपाउंड्स को, इन जैसे कंपाउंड्स को जब हम पानी में डालते हैं, ठीक है, वाटर में जैसे डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व अगर करते हैं, तो फिर इन कंपाउंड्स में जैसे ये 3Cl जो ब्रैकेट के बाहर जो चीज आपको दिखे है, ठीक है, वो चीज वही Cl माइनस आयंस बनेगा, कहने का मतलब 3Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर चीज आप देख रहे हैं टोटल, वो एक आयन की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब 3Cl माइनस अगर इस तरफ है तो नॉर्मल सा बात है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, अगर आयन के फॉर्म में टूटेगा तो 3Cl माइनस और 3 इंटू -1 -3 का चार्ज, तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, +3 का। बस मतलब इस टोटल चीज के ऊपर +3 चार्ज रहेगा और ये आयनाइज करेगा। इसी तरीके से इसमें ये बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, मतलब ये ऐसे ही ये पर्टिकुलर बिहेव करेगा जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। लेकिन नॉर्मल आयनिक कंपाउंड के केस में जो मेटल होता है वो अलग, एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है। उसमें एनायन पॉलीएटॉमिक रहता है, एनायन, है ना, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो वैसे ही बटता है, वो ऐसे ही टूट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब, लेकिन ये जो है बहुत केमिकल रिएक्शंस में जैसे SO4 2 है वो टूट जाता है SO2। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये इसमें ये पर्टिकुलर जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज हम लिखे हैं वो वैसे का वैसे एक आयन के फॉर्म में बिहेव करता है जिसके ऊपर +3 चार्ज है इस केस में, इस कंपाउंड के केस में। तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि एक आयन है जिसमें बहुत सारे बॉन्डिंग है पहले से, और इसमें हुआ क्या है ये चीज समझ लो। इसमें जो बॉन्डिंग हुआ कैसे, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स है ना, वो इसको डोनेट किया है। ठीक है, कोबाल्ट को सेंट्रल मेटल, तो कोबाल्ट कहने का मतलब है ना, इसमें दो तरह के ये वैलेंसी के पार्ट हो गए। अभी ये चीज आगे चल के बताएंगे जब आपको वर्नर्स थ्योरी बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफी है इस कंपाउंड के बारे में, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो पहले इसका इंपॉर्टेंस चैप्टर का समझ लो। तो केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
New concepts of chemical bonding and molecular structure have provided insights into the functioning of these compounds as vital components of biological systems. Chlorophyll, hemoglobin, and vitamin B12 and coordination compounds of magnesium, iron, cobalt respectively. Variety of metallurgical processes, industrial catalysts, and analytical reagents involve the use of coordination compounds. Coordination compounds also find many applications in electroplating, textile dyeing, and medicinal chemistry. तो मतलब इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंस है अलग अलग जगह पे, ठीक है। एक नॉर्मल जैसे इंक बनता है, इंक में भी जो मेन कंपोनेंट होता है वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इसमें देख सकते हो बहुत सारे टर्म जो आप लोग पहले से ही, हेमोग्लोबिन क्या होता है पता है आप लोगों को, विटामिन B12 क्या होता है ये पता है, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। किसके? मैग्नीशियम। क्वेश्चन पूछ सकता है किसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, मैग्नीशियम के, आयरन के, कोबाल्ट के रेस्पेक्टिवली। तो तीनों याद रखना, क्लोरोफिल किसका है? मैग्नीशियम का, हेमोग्लोबिन किसका है? आयरन का, विटामिन B12 किसका है? कोबाल्ट का। तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। तो ये यूजेस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना। अब इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान हम क्या क्या चीज सीख चुके होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स पे ध्यान देंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनके बारे में बहुत चीज पता चला था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में उनके थ्योरी से, ठीक है। नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है इसमें डिफरेंट टर्म्स क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स वो जानेंगे, बेसिक टर्म्स। लर्न द रूल्स और नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात होगा, ठीक है। फॉर्मूलाज एंड नेम्स ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोई दिक्कत है ना, ये हम लोग जानेंगे। मोनोन्यूक्लियर मतलब जिसका एक न्यूक्लियस हो, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स में एक ही न्यूक्लियस हो, दो नहीं, ठीक है। डिफाइन different types of isomerism in coordination compounds, understand the nature of bonding in coordination compounds in terms of valence bond and crystal field theories. Appreciate the importance and applications of coordination compounds in our day-to-day life. तो सारा चीज जानते पढ़ते पढ़ते चैप्टर में इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो अब इस तरह कंपाउंड होते हैं ये समझ चुके हैं। देखो ये हुआ कैसे था, बात कहां से स्टार्ट हुआ था? बात स्टार्ट हुआ था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वर्नर्स थ्योरी से, ठीक है। अल्फ्रेड वार्नर, a Swiss chemist, was the first to formulate his ideas about the structures of coordination compounds. He prepared and characterized a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by simple experimental techniques. Werner proposed the concept of primary valency, जैसे कि बताया, and secondary valency, ठीक है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी आपका वही है, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर है जो आप लोग जानते हो, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही पता है आप लोग क्या होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, एक आपका ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन फॉर अ मेटल आयन, binary compounds such as CrCl3, COCl3 and PdCl2 have primary valency 3, 2 and 2 respectively. प्राइमरी वैलेंसी मतलब इनमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिया हुआ है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ है, ठीक है। कोबाल्ट का कितना है? 2+ है, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट का। और PdCl2 में हाँ पैलेडियम का कितना है? +2 है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, प्राइमरी वैलेंसी दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड। याद रखना कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कुछ कंपाउंड्स थे कोबाल्ट 3 क्लोराइड के, मतलब जिसमें CO3+ थे, ठीक है। उसमें क्या देखा गया? विद अमोनिया इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयंस कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold but some remained in the solution। अब देखो ये हुआ है क्या, इसको इनमें देखा गया जैसे ये कंपाउंड्स है, ध्यान दो ना, चारों कंपाउंड्स को पहले समझो। यहाँ पे 4 कंपाउंड्स इनके थ्योरी में है, ठीक है। इन्होंने थ्योरी में किया गया वो समझते हैं। तो देखो ये चारों कंपाउंड्स में बनाता हूँ, पहले एक बात बताओ, जैसे ये आपका CO
इधर में NH3 है ना, इधर में NH3, ठीक है, नीचे NH3, NH3, कितना NH3 है, 6 NH3 है, ठीक है, NH3 है। अब यहाँ पे देखो, अरे ब्रैकेट गलत बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट होगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट होगा। अब इस ब्रैकेट में और बाहर क्या है, Cl3, कितना क्लोरीन दिख रहा है पहला कंपाउंड में, 3 दिख रहा है, क्लियर है। अब एक बात बताओ, इस कंपाउंड को जब AgCl के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, AgCl सॉल्यूशन को डाल रहा है, और AgCl सॉल्यूशन हम डाल, और सब सॉल्यूशन 1 लीटर लिया गया है, यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं सब कितना लिए गए हैं, 1 लीटर, ठीक है। तो 3 मोल AgCl फाउंड, है ना, 1 लीटर वाला लिया, मतलब मोलैरिटी बोल रहा है ऐसे AgCl। तो इसमें क्या देखा गया कि AgCl को लिया गया तो रिएक्शन क्या हुआ, पहले पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन क्या होगा AgCl के साथ, उस चीज को देखते हैं। तो AgCl के साथ रिएक्शन है तो यहाँ कितने क्लोरीन निकलेंगे, यहाँ जैसा कि बताए थे ये बनेगा 3+ और 3Cl माइनस निकलेगा, क्या निकलेगा, 3Cl माइनस। मतलब हम जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के साथ में अगर मान लो ये कैटायन है तो उसके साथ कितने एनायन लगे हैं बाहर का ब्रैकेट, उसके साथ देख करके उसके हिसाब से देख के बताते हैं कि इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा। तो 3Cl3 था, तो नॉर्मल सा बात है 3Cl माइनस आयंस निकला होगा, तो यहाँ पे कितने मोल निकल रहा है, 3 मोल। कहने का मतलब है यहाँ पे बने आपके 3 मोल बने AgCl, 3 मोल क्या बने AgCl बने, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका अलग से, क्या बनेगा, हाँ AgCl बना, कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आ गया, गलत चीज है ना। अच्छा यहाँ से क्या निकला, ये 3+ आयन एक निकला है, ठीक है, ये 3+ आयन ऐसे का ऐसे ही रह गया। मतलब ये NH3 क्या देखा उन्होंने एक्सपेरिमेंट में कि ये NH3 जो यहाँ पे दिख रहा है ये आपका बॉन्ड नहीं टूटा, कब, जब उसको AgCl के साथ रिएक्ट करे, तो मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऐसे का ऐसे ही रहा। लेकिन उनको तो ये पता भी नहीं था ना कि इसमें कितने बॉन्ड्स कितने हैं, 6 है, NH3 के साथ है भी कि नहीं, कोबाल्ट ये नहीं पता था। अब दूसरा कंपाउंड देखो, है ना, ये पर्टिकुलर चीज, यहाँ पे एक 3+ आयन मिला, यहाँ पे क्या मिला आपका, एक कॉम्प्लेक्स मिला, है ना, क्या मिला आपका, कॉम्प्लेक्स, है ना, ऐसा मिला नहीं उनको, हम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकली जो आया वो चीज पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज ही हुआ है इनके थ्योरी में ही डिस्कवर हुआ, ये चीज उनको समझ में आया कि दोनों चीज होता है, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। एक क्या होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, तो इसके ऊपर 3+ का चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज है, 3+ का। अब यहाँ पे 3 मोल एजीसीएल बन रहा है, नॉर्मल सा बात है, 3 मोल था। अब देखो ये वाला कंपाउंड क्या फॉर्मूला है, COCl3, ठीक है, और 5NH3, ठीक है। अब एक बात दिक्कत क्या है ना, वो चीज आप लोग को समझ लेना है कि जो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज का, ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा, तो ये बोले ना कि ये चीज जो है ना फिक्स होगा, कैसे बोले, तो अब देखो ये कंपाउंड में क्या दिख रहा है कि 5NH3 है, लेकिन बन कितना रहा है, 2 मोल AgCl बन रहा है, तो Cl माइनस यानी कि 2 ही मोल निकल रहा है, लेकिन इसमें तो 3Cl है, मतलब 3 मोल Cl माइनस निकलना चाहिए था, ऐसा सोच रहा, क्योंकि यहाँ तो 3 मोल Cl निकला निकला, लेकिन इस केस में नहीं निकला क्योंकि 3 मोल Cl, मतलब एक Cl अब कहाँ चला गया, उसके सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करने चले गया। ये जो लगा रहता है ना इसके साथ, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब 6 लोन पेयर डोनेट हुए हैं कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट को, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको। तो ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको क्या बोले, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत है, समझ में आया, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीज क्लियर रखना, ये चीज बहुत सिंपल है। और इनका कहना आफ्टर दिस पर्टिकुलर थ्योरी था कि हाँ भाई, जब ये थ्योरी में आपका सारा चीज मतलब आया कि जब सारा चीज उनको जो दिख रहा था एक एक करके, तो पहला कंपाउंड उन्होंने एक अनुमान लगाया, बेसिकली क्या बोल सकते हो,
अनुमान लगाया। अनुमान क्या लगाया उन्होंने? ठीक है, अनुमान क्या लगाया उन्होंने? तो अनुमान लगाया कि भाई ये वाला जो कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसमें 3 मोल सीएल निकल रहा था, अब 2 मोल निकल रहा है। जब ये भी है, देखो सबका कलर भी अलग अलग है। जैसे कोई डाई के लिए यूज होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर जनरली कलरफुल, ठीक है, तो ग्रीन वायलेट सबका तो कलर देखा। अब यहाँ येलो वाला था, इसके साथ 3 मोल निकला, पर्पल वाला लिया तो उसके साथ कितना निकला? 2, लेकिन बोले इसमें भी 3 है। अब इसका क्या, उन्होंने क्या मतलब अनुमान लगाया? उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनका सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, ठीक है, मतलब किसका? जो मेटल ले रहा है डी ब्लॉक का, उसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? ये फिक्स रहेगा। आपको पता है कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, अलग अलग। मतलब हो सकता है कि अलग अलग कंपाउंड्स में प्राइमरी वैलेंसी आपका सेम हो। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो, है ना, सॉरी, प्राइमरी वैलेंसी डिफरेंट है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी किसी पर्टिकुलर मेटल का क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये चीज जानना जरूरी है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट डिफरेंट प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज योर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और ये सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन इनका फिक्स रहेगा। अब अगर ये फिक्स रहेगा तो ये जो पीछे में जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कंपाउंड आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पे तो 6 NH3 था, तो 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था तो 6 दे दिया डोनेट। अब क्योंकि यहाँ 5 ही NH3 है, मतलब एक सीएल कहाँ चला जाएगा? एक सीएल चल जाएगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट करने, क्योंकि वो फिक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और देखो यहीं पे आप लोग को एक चीज और समझा देते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी समझ लो। जैसे आप दूसरा वाला कंपाउंड के लिए बनाएंगे तो वो क्या बना आपका? CO के साथ आपका लगा हुआ है NH3, है ना, NH3, ठीक है, NH3, NH3, NH3 5 ही रहा, और एक क्या आ गया? Cl। अब यानी कि बाहर में कितना Cl रहा? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहेगा। क्यों ऐसा वो सोचे? क्योंकि इस कंपाउंड में 2 ही मोल निकल रहा है, इसका मतलब बाहर में तो पक्का जो इसके चार्ज को जो क्या फुलफिल करेगा, नेगेटिव चार्ज बन के, जो एनायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो क्या होगा आपका? हाँ, उसके हिसाब से ही ना, मतलब वही ना डिसोसिएट करके आपका जा रहा होगा एजी के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो वो जब रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ कर रहे थे रिएक्शन? रिएक्शन कर रहे थे हम AgCl के साथ। किसके साथ कर रहे थे? AgCl। अच्छा, एक्वस यहां लिख देना, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस। अच्छा, यहाँ पे अब इसका रिएक्शन AgCl के साथ अगर हो रहा है एक्वस के साथ, ठीक है, एक्वस एक भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि एक टेस्ट ट्यूब को पलटोगे तो दूसरा में तो पानी रहेगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे आपका क्या बना? यहाँ पे बनेगा आपका, अच्छा, AgCl के साथ रिएक्शन करता है, ना ना ना, सॉरी, किसके साथ रिएक्शन कर रहे थे? अमोनिया के साथ। किसके साथ कर रहे थे? हाँ, सॉरी, अमोनिया के साथ रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? ठीक है, 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, ठीक है, AgCl के साथ और भी कुछ यूज कर रहे हैं, अमोनिया यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अमोनिया के साथ जब प्रेसिपिटेट किया गया तो अलग अलग कंपाउंड हुआ, ये सारा कंपाउंड हुआ, ठीक है। और सारा कंपाउंड का कलर क्या था? अलग अलग। कलर क्या था? अलग अलग था। और इन सबको जब Ag मतलब कि जो सॉल्ट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे Ag का कोई पर्टिकुलर चीज के साथ जब इसको रिएक्ट कराया गया तो कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा था? कितना मोल AgCl आपका प्रेसिपिटेट हो रहा था? तो यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा है कि इन अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड, जब क्या लिए थे? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ कर रहे थे, तो यहाँ पे यही गलती कर रहे थे,
वही हम सोचे दोनों साइड में AgCl बन गया। ठीक है, तो यहाँ क्या ले रहे हैं आपका सिल्वर, क्या ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, डबल बाकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना जी, अब बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ सोच रहे हैं वही डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप पूरा रिएक्शन लिखो, पूरा रिएक्शन भी लिख सकते हो। ये क्या बनेगा AgNO3, इसके साथ फिर अब कितना निकला, दूसरे वाले में 2 ही निकला, दूसरे वाले में कितना निकला 2 निकला, तो ये आपका CO, ये NH3, ठीक है, NH3, ये NH3, ठीक है, NH3। अच्छा, इसके ऊपर का चार्ज कितना होगा, 2 Cl माइनस था, मतलब कि इसके ऊपर होगा 2 प्लस। कोई दिक्कत ये है, क्योंकि Cl का चार्ज होता है -1, पहले से ही पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो -1 × 2 -2, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि ये न्यूट्रल। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे क्या लग गया Cl, और यहाँ पे क्या है NH3। अब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे बना कितना, अच्छा यहाँ पे NO3 कितना लगेगा बताओ तो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज कितना था 2 प्लस, तो NO3 का ऊपर चार्ज कितना होता है, नाइट्रेट है -1, तो कितना NO3 लग जाएगा। ठीक है, और कितना मोल AgCl बनेगा, 2 मोल AgCl बनेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन, कोई दिक्कत। अरे यहाँ का भी रिएक्शन हम कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे कितना NO3 लगेगा, 3 लगेगा। ठीक है, 3 लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3AgNO3। कोई दिक्कत, क्योंकि 3 मोल AgCl बन रहा है, मतलब 3 मोल AgNO3 रिक्वायर्ड। वैसे भी आपको पता है AgNO3 एक्सेस में दिया गया है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर, मतलब देखो अलग अलग उनको क्वेश्चन मार्क किया था कि अमोनिया के साथ जब हम ये किए एक कोबाल्ट 3 क्लोराइड का था, तो ये सारा कंपाउंड बना अलग अलग कलर का। अब ये सारा जब इसको AgNO3 के साथ एक्सेस में रिएक्ट करा रहे हैं तो 3 मोल AgCl बन रहा है, 2 मोल AgCl बन रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों था, तो वहां से ये कंसेप्ट, क्योंकि ये दो रिएक्शन कंपेयर किए तो 2 मोल AgCl क्यों निकल रहा होगा, क्योंकि एक चला गया, वो उनको लगा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा कर कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो वो 6 रहेगा, लेकिन दूसरे कंपाउंड में अमोनिया कितना था 5। अच्छा, यहाँ 4 हो गया, मतलब अपने आप समझो क्लोरीन कितना चला गया, जाएगा अंदर, यहाँ पे 4 NH3 है। क्या हम बोले आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसका फिक्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 6। तो यहाँ पे 6 NH3 था, तो 6 NH3 भी इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट किया। यहाँ 5 था, तो एक क्लोरीन चला गया इसका कोऑर्डिनेशन, यहाँ हाँ कट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे 4 ही NH3 है, तो कितना क्लोरीन चला जाएगा, 2 क्लोरीन चला जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर में जो काउंटर आयंस होगा, इसको बोलते हैं काउंटर आयंस, याद रखना, है ना, जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को, जो आयन आकर के कंपाउंड फॉर्मेशन पूरा करता है, जो आयंस आकर के, उसको क्या बोलते हैं काउंटर आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर आयंस। ठीक है, तो काउंटर आयंस आपके यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपके निकले 1, है ना, मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा बनेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड सेम ही दिख रहा है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों कलर डिफरेंट है, दोनों कलर क्या है डिफरेंट है। ऐसा क्यों हुआ होगा, आइसोमर पढ़े हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये चीज में हम समझाएंगे, है ना, ये आइसोमर कैसे हो रहा है फॉर्म, इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक ना, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे दोनों में ही केस में 4 NH3 फॉर्मूला तो वही रहा, सोच देख लो। ठीक है, 4 तो 2 क्लोरीन कहाँ गए अंदर के तरफ, तो 2 क्लोरीन अंदर के तरफ गए थे AgCl और AgCl। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ही मोल क्लोरीन बच गया, है ना। तो जैसे ये वाला कंपाउंड को हम पूरा किए अभी, उसी तरह अगर हम एक और कंपाउंड ले लें, चौथे वाले कोई एक भी बताते हैं, क्योंकि अंदर में तो वही होगा, तो NH3। ठीक है, NH3। ठीक है, ये आपका हो गया क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर कर देते हैं, है ना, लेकिन याद रखना ये आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, तो उसी वजह से अलग अलग कलर था, इसी वजह से क्या था अलग अलग कलर। तो ये NH3, ये NH3। ठीक है, और ये पूरा का पूरा को हम, ये पूरा का पूरा कंपाउंड को किसके अंदर डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, किसके अंदर डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो गया है,
इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा वो पता कैसे चला? तो देखो कितना मोल क्लोरीन निकल रहा था, 1 मोल, है ना। ये वाला तीसरे वाले में कितना मोल क्लोरीन निकल, Cl माइनस कितना निकला, क्योंकि एक ही मोल AgCl बनना मतलब Cl नॉर्मल सा होता है ना, Ag तो एक्सेस में है, तो AgCl अगर बन रहा है तो क्लोरीन लिमिटेड क्वांटिटी में होगा ना, जिसकी वजह से AgCl बन रहा है। तो लिमिटेड मतलब यहाँ पे एक ही मोल Cl माइनस होगा तो एक ही मोल बन रहा है ना, कब एक्सेस में लिया है ना, ये तो एक्सेस में लिया है, लेकिन बैलेंस करेंगे तो प्रॉपर रिएक्शन उस हिसाब से देखेंगे। तो ये आपका कंपाउंड बना, इसमें क्लोरीन कितना रह गया बाहर में, एक ही बच गया, बाकी तो 2 क्लोरीन चल गया, इसका सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करना, क्योंकि फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। अच्छा, सेम कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं करता है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, लेकिन ये चीज बात है कि अलग अलग कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो सकता है। अलग अलग कंपाउंड्स कहने का मतलब जिसमें मतलब एक CO3+ इसमें भी 3+ ही आया हुआ है, ठीक है। अब इसको भी समझेंगे इस कैलकुलेशन में, मतलब इसके ऊपर चार्ज अब कितना है, -1 सॉरी +1, और इसके ऊपर बढ़ गया -1। अब इसको AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे, ठीक है, एक्सेस में लेकर के, तो कितना मोल बनेगा AgCl, 1 मोल। AgCl कितना बनेगा, 1 मोल, क्योंकि एक ही मोल Cl माइनस एक कंपाउंड से निकलेगा, ठीक है, 1 मोल कंपाउंड से निकलेगा, कोई दिक्कत है ना। और ये कितना मोल बनेगा आपका, 1 मोल क्या बन के तैयार होगा, NO3 वाला कंपाउंड, तो ये NH3 Cl NH3, ठीक है, NH3 Cl यहाँ पे डाल दिए NH3, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपका बनके तैयार हुआ, है ना। और ये कंपाउंड कितना NO3 बार में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज था तो एक ही आएगा NO3। कोई दिक्कत समझ में आया? तो काउंटर आयंस कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज, ठीक है, उस हिसाब से काउंटर आयंस आगे आके लगते हैं। जैसे NaCl, Na के साथ क्लोरीन क्लोरीन बनेगा तो NaCl बनेगा, ये कैल्शियम के साथ बनाओगे तो क्या बनेगा, Cl2 बनेगा। तो Ca के ऊपर +2 चार्ज था तभी ना तो क्लोरीन लगा। तो लेकिन ये नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है, और ये किस तरह का आयनिक कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत सारा चीज क्लियर हुआ, है ना, किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन इससे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी से क्या समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका 2 तरह का वैलेंसी होता है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसी पर्टिकुलर उसमें, अच्छा किसका किसका वैलेंसी, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका वैलेंसी, किसका वैलेंसी, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा। और ये ज्यादातर केसेस में, हाँ ज्यादातर क्या, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट का ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। किसी केस में भले हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन ज्यादातर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट का ही केस में आता है। अब डी ब्लॉक का जो सेंट्रल मेटल होगा उसका सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा फिक्स होगा, वो चेंज नहीं करेगा। उसका चेंज क्या करेगा फिर, उसका प्राइमरी वैलेंसी चेंज कर सकता है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो ऑलरेडी पता है आपको कि डी ब्लॉक के एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगा ये आपका फिक्स रहता है, ये चीज समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है वर्नर का थ्योरी, ठीक है, वर्नर थ्योरी। तो these observation together with the results of conductivity measurements in solution can be explained 6 groups in all, either chloride ions, ammonium molecules or both remain bonded to the cobalt ion during the reaction and to the compounds and formulated as shown in the table, where the atoms with the within the square brackets, जो square bracket के अंदर लिख रहा है, आप देखो, ठीक है, वैसे तो यहाँ दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहा है, ठीक है, वो फॉर्म अ सिंगल एंटिटी व्हिच डज नॉट डिसोसिएट अंडर द रिएक्शन। तो ये देखो, ये डिसोसिएट नहीं किया, ये वैसे का वैसे ही है जैसे ये था, CONH3 जैसा लगा हुआ रिएक्शन के बाद भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये डिसोसिएट नहीं कर रहा, डिसोसिएट क्या कर रहा है, काउंटर आयंस डिसोसिएट किया, ये डिसोसिएट किया लेकिन पूरा एक एंटिटी की तरह डिसोसिएट किया, 3+ आयन बनके, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट कोई आयन बन के निकला ऐसा नहीं, ठीक है, कोबाल्ट NH3 के साथ वैसे ही लगा हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। Werner proposed the term secondary valency for the number of groups beyond bound directly to the metal ion, ठीक है, जो डायरेक्टली है ना उसको secondary valency बोले। In each of these examples the secondary valencies are 6, सब में secondary valency क्या है, 6 है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे चल के समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस अगर क्वेश्चंस है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो अपने से कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं,
ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आप पे एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, तो ठीक है, देखो, है ना, ये बाद में बताएं कि इस तरह का कंपाउंड आपका है सारा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, कोई दिक्कत, ठीक है, ये आपका आया उनका लास्ट में, जो चीज ऑलरेडी बता चुके थे इसको नोट्स में डालने की जरूरत नहीं है। अब इनका मेन जो पोस्टुलेट्स है उनको ध्यान में रखना है, तो चार पोस्टुलेट्स है इनका, ठीक है, ये चारों पोस्टुलेट्स, ठीक है, चार नहीं और भी है, ठीक है, जनरली चार ही लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ने का आदत तो खराब होता है, ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल सोर्स, मेटल सोर्स, ये पोस्टुलेट्स है, इनको याद रखना भाई लोग, ठीक है, तो ये चीज जरूरी है। तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल सोर्स टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल, ठीक है, ये आयनाइजेबल होता है एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, ठीक है, these are satisfied by the neutral molecules and the negative or negative ions, कोई दिक्कत, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, जैसा कि पता है सेकेंडरी वैलेंसी आपका क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। द आयंस और ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट्स और corresponding to the different coordination number, कोई दिक्कत है, क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल, ठीक है, ये चीज याद रखना, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, जो मतलब जिसको ऑक्सीडेशन नंबर अपन बोलते हैं, तो वो आयनाइजेबल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे दो टाइप का लिंकेज भी मे भी दोनों का योगदान है, अभी यहाँ पे देख लो। अब जैसे हम एक कंपाउंड आपको बताते हैं, दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सीओ है, ये NH3 है ना, NH3, तो एन आपको ये बताया जाएगा कौन सा न्यूट्रल, तो अपने भी जानते हैं अमोनिया न्यूट्रल है ना भाई, अमोनिया तो न्यूट्रल है ना, तो एक बात बताओ, सीओ के साथ कितना ये लग गया, हाँ हाँ NH3, ठीक है ना, NH3 NH3, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसका, अच्छा, यहाँ पे हम कोबाल्ट का कौन सा क्लोराइड लिए थे, अगर हम इसके साथ बोल रहे हैं Cl3 चार्ज, कितना चार्ज है Cl3, है ना, ये कंपाउंड है, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस पहले तो ये Cl3 काउंटर आयंस को देख कर, काउंटर आयंस का चार्ज अगर तुमको याद होगा, ठीक है, जो चीज याद करना, Cl का तो नॉर्मल सा बात है, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ज आप लोगों को पता है, जैसे SO4 रहता है, तो SO4 के ऊपर क्या चार्ज रहता है, 2 माइनस, Cl है तो Cl माइनस होगा, क्लोराइड आयन होगा, ठीक है, 3 क्लोराइड है मतलब -3 का चार्ज, मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, +3। अब देखो x, ये अंदर का चीज को अगर चार्जेस को जोड़ा जाए टोटल, ठीक है, तो ये चार्ज +3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये बात तो फिक्स है। अब x प्लस जो काउंटर जो सॉरी काउंटर बोल रहे, जो पर्टिकुलर ग्रुप लोन पेयर्स को डोनेट किए हैं, उनको देखना है क्या वो न्यूट्रल है या चार्ज, ठीक है, उनको देखना है वो न्यूट्रल है या चार्ज है, यहाँ सब न्यूट्रल है, अमोनिया है, तो अमोनिया न्यूट्रल है, तो अमोनिया न्यूट्रल है, इसका मतलब x प्लस 0, सबका चार्ज क्या हो जाएगा 0, और ये बराबर क्या होगा +3, तो यहाँ से x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, कोई दिक्कत, कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ रहा है। अब यही देखो, थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब जैसे मान लो एक और लेते हैं, है ना, यही वाला जो ये वर्ण थ्योरी वाला इसे ही समझते हैं, ठीक है, सीओ है, अब 5 NH3 कर दिए, क्या कर दिए, 5 अमोनिया कर दिए, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, ये तो पता है ना, 5 अमोनिया कर दे, क्या कर दे रहे हैं, 5 अमोनिया कर दे रहे हैं अंदर, वही वर्ण थ्योरी वाला कंपाउंड्स के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर इसमें कितना लगा था, सेकंड कंपाउंड में 2 मोल है, जिसे तो 2Cl2 बाहर होगा, ठीक है, यही कंपाउंड होगा, फॉर्मूला के हिसाब से देख सकते हो, ठीक ना। अच्छा, तो इसके ऊपर अब मान लो यहाँ पे x का वैल्यू पता करना है कि x का वैल्यू कितना है,
ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ बेटा? +2, +2 हुआ, ठीक है। अब ये अगर +2 का वैल्यू हुआ तो x का वैल्यू कितना आएगा, है ना, यही तुमको निकालना है। तो अब देखो x 5 अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो 5 जीरो, तो मतलब 0, ठीक है। और क्लोरीन क्या है, ये -1, तो -1 है, ये बराबर क्या हो गया, +2। तो मतलब इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, +2 और 1, +1 हो जाएगा इधर जाके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकला, +3 निकला, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 6। कितने कितने लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल एटम को, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ यू वांट टू आस्क, तो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, the number of lone pairs donated to the central metal atom, to the central metal atom atom is known as coordination number, is known as coordination number, ठीक है, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे ध्यान सबसे ज्यादा किस चीज में रखना है, तो सबसे ज्यादा रखना है कि +3 +1 मतलब कैसे आया ना, उनको कैसे समझ में आया, उन्होंने किया क्या। तो फिर से एक बार हल्का से रिपीट कर देते हैं, उन्होंने कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया, मतलब उन्होंने COCl3 लिया होगा, ठीक है, और उसको क्या किए, वो अमोनिया के साथ उन्होंने, है ना, विथ अमोनिया, तो अमोनिया के साथ लिए तो उनको कुछ अलग अलग कलर के कंपाउंड्स मिले, ठीक है, क्या मिला उनको, अलग अलग कलर के कंपाउंड्स मिले, ठीक है, इस तरीके के, है ना। तो उनको ये क्या कहते हैं, और जब उन्होंने इस पर्टिकुलर कंपाउंड्स को, देखो इसमें क्या था, उनको दिक्कत लगा कि Cl3 तो वही रहा होगा, NH3 अलग से लगा होगा, क्योंकि Cl3 तो पहले से था, ठीक है, उनको ऐसा लगा। लेकिन Cl3 किस फॉर्म में लगा है सेंट्रल एटम के साथ, ये चीज उनको नहीं पता, ठीक है। तो उन्होंने ये अलग अलग कंपाउंड मिले, इसको बोले ना, काम करते हैं पहले इनमें पता किया जाए कि कितने आयंस है। उन्होंने क्या किया, एक्सेस ऑफ Ag3NO3 के साथ रिएक्ट किया, तो एक कोई कंपाउंड था उसमें 3 ही मोल Agcl मिला, एक को 2 मोल Agcl, एक को 1 मोल Agcl, एक में 1 मोल Agcl, मतलब इन दोनों में सेम ही मिला, दोनों एक ही तरह का, है ना, कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बाहर में एक ही Cl- आयन रहता है काउंटर आयंस में, ठीक है। तो वो किस निष्कर्ष पे आए, लास्ट में ऐसा हुआ तो बोले कि ये थ्योरी पे आए कि भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर को जो फुलफिल करता है उसका अमाउंट क्या रहता है, फिक्स रहता है। और जहां पे जैसे यहाँ 6NH3 था तो 6 कोबाल्ट उसको कर रहा था, लेकिन 5 हुआ, तो अब एक क्लोरीन उस वैलेंसी को पूरा करने चल गया, मतलब काउंटर आयंस हट गए, तो 2 मोल काउंटर आयंस बचे, इसलिए 2 मोल Agcl बन रहा है, फिर 1 मोल Agcl बन रहा है, फिर 1 मोल Agcl बन रहा है, ठीक है, ये चीज समझ में आया। और लास्ट में अपने पोस्टुलेट्स को उन्होंने दिया, तो ये पोस्टुलेट क्लियर है मेरे ख्याल से, अब समझ में भी आ रहा है। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं करता, याद रखना। आयनाइज नहीं करता मतलब कहने का मतलब कि अगर ये आयनाइज करता तो फिर यहाँ क्या बनता, CO बनता 6+ और NH3 बनता सब माइनस, NH3 तो न्यूट्रल बन के ही निकल जाता CO, लेकिन वैसा कुछ तो बनता ना, लेकिन ये आयनाइज तो किए नहीं, टूटा ही नहीं ना बॉन्ड, ये बॉन्ड तो टूट ही नहीं रहा, तो मतलब ये नॉन आयनाइजेबल है। जो बॉन्ड टूटा टूटा कौन सा बॉन्ड, Cl2 ये टूट करके गया, टूट करके जा रहा है बाहर से, लेकिन वो नहीं जा रहा है, ठीक है। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर नेगेटिव आयंस, Cl- की उसका जगह ले रहा है सेकेंडरी वैलेंसी में। So the secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal. The ions group bound to the secondary linkages to the metal have characteristics spatial arrangements, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। अलग अलग तरह का अरेंजमेंट होगा उनका, है ना, जैसे आप लोग केमिकल बॉन्डिंग जो 11th में था उसमें पढ़े थे ऑक्टाहेड्रल ये सब, तो उसी तरह का ज्योमेट्रीज कुछ कुछ और कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को जानना है। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन करेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई दिक्कत है, क्लियर है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। In modern formulations, such spatial arrangements, spatial, है ना, arrangements are called coordination polyhedra। आजकल इसको क्या बोलते हैं, coordination polyhedra बोलते हैं, ठीक है। The species within the square brackets
स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्या है आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और बाहर में जो आयंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं काउंटर आयंस बोलते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी जान लो। ये आपका क्या है, ये चीज आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है एंटिटी है ना, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस है ना, और ये जो आयंस बाहर लगे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या होता है काउंटर आयंस। ही फर्दर पोस्टुलेटेड ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि ये सब सेम्स आप लोग पढ़े थे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे भी। ठीक है कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये सब बहुत कॉमन होते हैं। ऑक्टाहेड्रल ऑलरेडी जानते हो, टेट्राहेड्रल भी ऑलरेडी जानते हो, स्क्वायर प्लेनर एक नया मिलेगा। ठीक है DSP2 हाइब्रिडेशन के केस में मिलता है। ठीक है ये टेट्राहेड्रल से अलग होता है, तो ये एक नया जानेंगे हम लोग। ठीक है 10 CONH3 6 COCl3 ये सब सबका आपका दिया हुआ अदर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। NiCO4 है ना, इनके ऊपर देखो ये न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं दिख रहा है। PTCl4 2 माइनस, इसके ऊपर चार्ज है, मतलब ये चार्ज है ना, तो ये देख रहा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो न्यूट्रल, तो क्या आपका न्यूट्रल, इसको कोई काउंटर आयंस नहीं चाहिए, न्यूट्रल चीज को क्या काउंटर आयंस चाहिए। ठीक है ना न्यूट्रल चीज को क्या काउंटर आयंस चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज, तो ये आपका वर्नर थ्योरी था। ठीक है वर्नर थ्योरी के बाद हम लोग कुछ टर्म्स होंगे जो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। ठीक है अब एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर देना है। ठीक है ये क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद aqueous solutions assign secondary valencies to the metal। ठीक है secondary valencies to the metal। अब यहाँ पे मेटल फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद aqueous solutions, तो क्या देख रहा है PdCl2 यहाँ कितना मोल आपका निकल रहा है 2 मोल AgCl निकल रहा है, मतलब Cl2 2 गया और 4 NH3 आपका यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो फिर सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, पहला केस में Pd का 4 हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद Cl2.6H2O 2 मोल Cl निकल रहा है, Cl माइनस तो 2 ही है, ठीक है, तो यानी कि 6 रहने का कितना हो जाएगा 6। उसके बाद प्लैटिनम का 0, कोई आयनाइज नहीं हो रहा, यानी कि Cl जो है आपका चारों, ठीक है वो कहां चला जाएगा आपका, वो तो है ही, और 2 HCl जो आपको दिख रहा है, ये HCl भी आपका क्या कर रहा होगा, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, क्योंकि कोई भी Cl माइनस इसमें निकला नहीं है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 और प्लस 2 HCl मतलब 6। Cl डोनेट कर रहा होगा, H बाहर लटका हुआ होगा, न्यूट्रल में जैसे NH3 लगा था ना जी, तो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन बाहर की तरफ लगा था कि नहीं लगा था, तो लोन पेयर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसके साथ है, तो ये इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। CO का आपका यहाँ कितना हो जाएगा, कितना मोल Cl निकल रहा है 1, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और NH3 कितना है 4, तो यानी कि 6 होगा ना। 1 मोल तो Cl निकल जा रहा है, तो यहाँ 1 हटा दो, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2 और 4 और जो है इसके साथ 6। ठीक है उसके बाद PtCl2 ये आयनाइज कितना मोल AgCl दे रहा है 0, तो मतलब 2 और 2 4, यहाँ पे कितना होगा 4, वेरी गुड। मतलब मेरे ख्याल से ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत आगे बढ़े। ठीक है इसका आंसर भी है, तो आपका 4 6 6 6 4, कोई दिक्कत। ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसमें। ठीक है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स दोनों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है तो दोनों को समझा देते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है अब जैसे देखो डबल सॉल्ट जो होगा, बोथ डबल सॉल्ट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस, डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और डबल सॉल्ट are formed by combination of 2 or more stable compounds in a stoichiometric ratio। ठीक है ना, however they differ in the fact that double salts such as carnallite, ये जैसे carnallite, ठीक है, more salt,
ठीक है। पोटाश एलम, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा जो जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। पोटाश एलम के AlSO4 है ना, ये चीज याद है, एक्सेट्रा। डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली, कहने का मतलब है ना कि जैसे ये मान लो ये वाला एक दिया हुआ आपका कैर्नालाइट, क्या है आपका कैर्नालाइट, तो KCl आपका क्या फॉर्मूला है, KCl डॉट MgCl2 और डॉट, ये तो 6H2O तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ये तो समझ ही रहे हो क्योंकि ये डबल सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, K प्लस आयन भी बनेगा, है ना, Mg2 प्लस आयन भी बनेगा, ठीक है। और कितने Cl माइनस आयन डिसोसिएट होंगे, 3Cl माइनस डिसोसिएट होंगे। मतलब कहने का मतलब है ना कि डबल सॉल्ट के केस में जितने आयन्स हैं सब कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं सिंपल आयंस, ठीक है, when dissolved in water. However, complex ions such as FeCN6, ये पूरा चीज, जैसे कि एक कंपाउंड था K4, कंपाउंड क्या था आपका K4। अच्छा यहाँ पे देखो, समझो ये चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी समझने मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कंपाउंड है, ठीक है, FeCN6, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे पोटेशियम क्या है भाई, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, तो प्लस कितना होगा, +1, तो +1 इंटू 4 कितना हो गया, 4, तो इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ कितना चार्ज होगा, 4 होगा, माइनस की प्लस, प्लस कैसे होगा, पोटेशियम जो काउंटर आयन, यहाँ पर काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम, वहां Cl माइनस था तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज करते थे, यहाँ पे आपका अब जो काउंटर आयन है उसके ऊपर क्या चार्ज है, K+1 आयन होता है ना, +1, और कितने हैं, 4, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 प्लस, तो जो काउंटर आयन यहाँ पे कौन बन गया, यहाँ पे एनायन कौन बन गया, FeCl। ये पूरा चीज अब क्या, वहां पे ये पूरा चीज कैटायन था, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता था, लेकिन इस केस में, इस कंपाउंड के केस में क्या हो जाएगा, -4, समझ में आ रहा है ना, इसके ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, -4, क्यों, क्योंकि यहाँ काउंटर आयंस पॉजिटिव आयंस है, यहाँ पे काउंटर आयंस नेगेटिव आयंस नहीं है, वहां पे काउंटर आयंस नेगेटिव आयंस थे, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपका नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव आयन बन गया, और ये चीज, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट भी कर सकते हो कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एंटिटी जो होगा ये आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, कैटायन भी हो सकता है, और ये एनायन भी हो सकता है, जैसे इस केस में एनायन, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो आपका क्या है, एनायन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अच्छा, Cn के ऊपर -1 का चार्ज होता है, पता है ना, इसको इसको साइनाइड आयन बोलते हैं, पता होगा, तो साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो -1 का चार्ज होता है, इसका मतलब इसका अगर बोलोगे कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कितना होगा यहाँ पे, हाँ, तो इसका मान लेते हैं x, तो x अब -6, 6 Cn है, हर Cn का -1, 6 इंटू -1 कितना हो गया, x -6, और ये इक्वल्स टू क्या हो गया, -4, है ना, तो x बराबर कितना आ गया, +2, कोई दिक्कत। तो यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना है यहाँ पे, 6, कोई दिक्कत। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने डोनर्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, कोई दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो डबल सॉल्ट के केस में क्या होता है, सारा का सारा आयंस टूट जाता है सिंपल फॉर्म में, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के केस में जब इसको आप ये डिसोसिएट होंगे तो इसमें काउंटर आयंस टूट जाएगा, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर का चीज है ये पूरा का पूरा वैसे ही एक आयन की तरह बिहेव कर रहा होगा, मतलब ये पूरा सिंपल आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, जैसे आयरन का 2+ बन गया या फिर Cn का, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, खासकर आप लोग को जो ध्यान देना है वैलेंसी वाला पार्ट, इसमें कैलकुलेशन समझ लेना है, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट होगा। तो वर्नर जी के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग दिया हुआ है, इनको क्या क्या उपलब्धियां मिली आजकल जिंदगी में, है ना, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो ये भी डाल देते हैं, पढ़ लीजिएगा, साइंटिस्ट है बहुत बड़े, और इनको अप्रिशिएट करने के लिए बोला भी गया है, तो अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स को सर्च किए थे। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो ये हम ऐसे ही बता दें सारा टर्म, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रल टर्म लिगेंड्स, अच्छा लिगेंड्स में अलग अलग होगा, वो हम अलग अलग बता देंगे, ठीक है। तो आपका नया टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ठीक है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पर्टेनिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के साथ बताते हैं, बहुत मजा आएगा, है ना, एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कंपाउंड है CO NH3, ठीक है, NH3 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 NH3, ठीक है, ये सारा कंपाउंड से मान लेते हैं, ठीक है ना, और एक डाल दो NH3। अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल है, पता है ना, इसी तरह का शेप बनता था ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का शो कर रहा है, ये ज्योमेट्री के बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है ना, और कैसे ज्योमेट्री पता करते हैं, कैसे शेप्स पता करते हैं, ये भी जानेंगे। तो CONH3 ये आपको दिख रहा है इस तरीके से। अच्छा ये कंपाउंड है, यहाँ पे डाल दो Cl3, क्या क्या डाल दिए Cl3। अब यहाँ पे देखो, इसमें कुछ कुछ तो पहले ही जान रहे हो, जो बाहर में आयंस होते हैं वो काउंटर आयंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं काउंटर आयंस होते हैं। ये पूरा को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, जैसे कि पहले ही बता चुके थे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। इसको ये जो सेंट्रल, इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, या फिर डायरेक्टली सेंट्रल मेटल और आयन, ठीक है, जब ज्यादातर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये जो ग्रुप यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पे, क्या डोनेट कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हैं, है ना, नेसेसरी ग्रुप, इनको बोलते हैं लिगेंड्स, इनको क्या बोलते हैं लिगेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, समझ में आ गया। तो ये कुछ कुछ टर्म्स है, पहले उनको डाल देते हैं, नोट्स के फॉर्म में चला भी जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सबसे पहला, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सबसे पहला। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes central metal of iron bonded to fixed number of ions of mercury, तो ब्रैकेट के अंदर का चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिक्कत क्लियर है। अरे यहाँ पे भी बताते चलो, अच्छा रहेगा, सारा का सारा रिवाइज भी होते रहेगा, है ना, इसी को रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन टाइप का चलेगा। तो Cl3 है NH3 है ब्रैकेट के अंदर, दोनों तीन तीन है, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा, तो दिक्कत समझ में आ गया। और बाहर के इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो मतलब ये न्यूट्रल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अदर एग्जांपल्स 3 मोल, अच्छा याद रखिएगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल भी हो सकता है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, कैटायन भी हो सकता है, ठीक है, और एनायन भी हो सकता है। और ये भी समझ लो कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये है, तो नेक्स्ट वाला जो काउंटर आयंस होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्या है, ठीक है। तो काउंटर आयंस आपके ये हो गए, अच्छा सेंट्रल मेटल, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अच्छा तो यहाँ पे याद रखिएगा काउंटर आयंस क्या होंगे, ये भी दिमाग में रखना है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है तो काउंटर आयन होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन है तो कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन क्या होना चाहिए, एनायन, काउंटर आयन क्या होगा एनायन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायन है तो काउंटर आयन क्या होगा कैटायन, तो दिक्कत। और न्यूट्रल अगर होगा तो नो काउंटर आयंस, कोई दिक्कत है ना। कोऑर्डिनेशन एंड ये चीज ध्यान में रखना कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल मेटल,
सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है, सेंट्रल एटम, मेटल एटम और आयन ज्यादा अच्छा रहेगा, मेटल बोलना, ठीक है, क्योंकि मेटल सी रहता है ज्यादातर केसेस में। तो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू व्हिच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम और आयन। फॉर एग्जांपल जैसे है ना, इसमें कौन है, जैसे अपने से पहचानो, जैसे ये कंपाउंड लिखा हुआ है, तो इसमें कौन है सेंट्रल मेटल, डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा दिख रहा है, निकल, ठीक है। यहाँ पे कौन है सेंट्रल एटम, कौन होगा वो सब पहचाना है, यहाँ सेंट्रल एटम कौन होगा, यहाँ पे आयरन है ना, तो निकालता है ना, तो ये पर्टिकुलर आयंस है बेसिकली। क्यों आयंस है, तो बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर इनका निकल रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ जीरो निकलेगा वहां बोलना एटम, और जहां पे अगर चार्ज निकल रहा है वहां क्या बोलोगे, आयन। तो Ni2+ है, यहाँ पे क्या Fe है, नहीं, यहाँ पे क्या है Fe3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 3+ है, निकाल सकते हो, कुछ करना थोड़ी है। Fe का ये ब्रैकेट के अंदर Fe और Cl6 इसके ऊपर चार्ज कितना है 3-, तो इसका x मान लिए, ठीक है। साइनाइड का -1 होता है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब -6 इज इक्वल टू क्या हो गया -3, तो x का वैल्यू कितना आ गया +3। तो यानी कि यहाँ पे आयरन जो है बेसिकली Fe+3 आयरन। कोई दिक्कत, तो आप समझ में आ गया एटम कब बोलना है, जब ये इसका जीरो होगा, है ना, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत, और ये लीविस एसिड्स होगा। क्यों लीविस एसिड्स होगा, नॉर्मल सा बात है, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है Fe, तो इसका मतलब जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, लीविस एसिड्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका सेंट्रल मेटल या एटम या आयन जो होगा वो लीविस एसिड्स होगा। व्हाई, बिकॉज they are donating सॉरी नॉट डोनेटिंग, एक्सेप्टिंग, है ना। लीविस एसिड क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अच्छा, सिमिलरली लिगेंड्स क्या होगा, वो लीविस बेस हो जाएगा, क्योंकि वो डोनेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है आपका, एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो लीविस एसिड हो गया। और जो लिगेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका लिविस बेस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये लिविस एसिड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लिगेंड्स आपका लिविस बेस होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका लिगेंड्स ही है, लिगेंड्स को समझते हैं, ठीक है। लिगेंड्स, अच्छा लिगेंड्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर बता रहे थे तो क्या बताए थे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, अब वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक लिगेंड ही दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा हो, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स के बेसिस पे हम कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताते हैं। हम किसके बेसिस पे बताते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिक्कत है, समझ में आ गया लक्ष्य, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। तो लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स डजंट डिसाइड द नंबर ऑफ लिगेंड्स कभी डिसाइड नहीं करता है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है आपका कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम एक्सेप्ट कर रहा है, वही उसका कोऑर्डिनेशन। तो वो नेक्स्ट है, पहले लिगेंड्स देख लेते हैं। तो द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स,
ठीक है। These may be simple ions such as Cl minus, small molecules such as H2O, NH3, large molecules such as, ये आपका क्या है, इसका नाम NH2 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है इथिलीन डाइअमाइन। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाइअमाइन, या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना, ये नाम है इसका, है ना। ये भी एक तरह का लिगेंड है, इसको हम समझाएंगे। इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स, कुछ कुछ प्रोटीन्स भी तो होते हैं जो लिगेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। लिगेंड्स को अलग अलग टाइप में अच्छा, लिगेंड्स को अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है ना। तो इज बाउंड टू मेटल आयंस थ्रू अ सिंगल डोनर एटम as with Cl minus H2O and NH3 are unidentate। कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हो लिगेंड्स, कोई भी अगर लिगेंड होगा तो वो कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हाउ मेनी लोन पेयर डोनेट कर रहा है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक इलेक्ट्रॉन नहीं। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कहने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहने का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे आर डोनेटिंग, दे आर डोनेटिंग, ठीक है, डोनेटिंग टू द, टू सेंट्रल एटम और आयन। किसको डोनेट कर रहा है, सेंट्रल एटम और आयन, है ना। और एक लिगेंड है, अब ये लिगेंड NH3 बहुत सारा चीज हो सकता है, तो लेकिन इस पर्टिकुलर कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसके बेसिस पे लिगेंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन में पहला जो आपका आता है, जैसे कि वहां पे भी दिया हुआ है, वो है यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या है, यूनिडेंटेड। तो यूनि का मतलब क्या हुआ, वन। तो यूनिडेंटेड मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता होगा, यूनिडेंटेड। क्या नाम है, यूनिडेंटेड, मतलब एक, जैसे कि NH3, NH3 के पास कितना लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो यूनिडेंटेड को एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। H2O, H2 अलग, H2O भी अगर लगे रहेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दो नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है, उसमें नहीं आता है ना। अब यहाँ पे आपका H2O भी इसी केस में आता है, भले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है लेकिन वो एक ही डोनेट करता है, दोनों नहीं डोनेट करता है। क्लियर है। NH3 इसको क्या बोलते हैं, Cl माइनस, जैसे अभी Cl माइनस है। ठीक है, H2O में भी वही रहता है। तो H2O में है, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 2, लेकिन ये करता एक ही है ना, तो यूनिडेंटेड में आया। इसी तरह Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है, जो एक ही टाइम पे 2 कर रहा हो सेंट्रल एटम को, उसको बोलेंगे बाइडेंटेड। एक ही कर रहा हो तो यूनिडेंटेड, तो ये सब यूनिडेंटेड। इसी तरह नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वाला क्या है, डाइडेंटेड। नेक्स्ट क्या है, डेंटेट वर्ड आया डेंटिस्ट से, काट रहा है, तो काट रहा है ना डेंट से, तो जो है जनरली 2 जो आगे का दांत होता है ना वो काटने का काम करता है, तो वो दोनों को इलेक्ट्रॉन पेयर सोचो, वो दोनों क्या कर दो, वो ड्रैकुला वाला दांत, ठीक है ना, वो दोनों अगर आपका हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कौन कितना जगह से काट रहा है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, वही होता है उसी हिसाब से। तो एक एक काट रहा है, एक जगह से काट रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो यूनिडेंटेड। अब डाइडेंटेड, डाइडेंटेड एक ही टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेम एटम्स। क्लियर है, डाइडेंटेड। जैसे एक एग्जांपल के तौर, जैसे इसका एग्जांपल यही था NH2, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, CH2 CH2 NH2, इथिलीन डाइअमाइन, तो क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइअमाइन, या फिर इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो दिक्कत यही होता है, नाम इसका पता ही होगा। ठीक है, NH2, ये ऐसा होता है। देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है, तो मतलब एक ही टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल में एक ही सेंट्रल एटम में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O के पास में, ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर्स था, लेकिन ये एक ही डोनेट कर पाता है एक बार में सब, ये दोनों का दोनों नहीं डोनेट कर पाता है। क्लियर है, लेकिन ये मॉलिक्यूल दोनों का दोनों डोनेट कर देता है, ये दोनों दोनों का दोनों डोनेट कर देता है। क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग को दिया हुआ है पीछे में ही, जैसे ये वाला देखो, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे नहीं दिया है, बड़ा वाला कंपाउंड दे दिया है, ठीक है ना, ये दिया है, देखो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला ग्रुप है, ठीक है। तो इसी तरीके से डाइडेंटेट हुआ, मतलब एक ही टाइम पे दोनों कर रहा है। देखो अंतर कहाँ है, पहला यूनिडेंटेड एक ही टाइम, भले उसके पास 2 है 4 है 5 है लोन पेयर, उससे मतलब नहीं है, कर कितना रहा है एक। बाइडेंटेड डाइडेंटेड मतलब एक ही टाइम पे 2 लोन पेयर वो डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है, तो डाइडेंटेड। और उसी तरह व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन द लिगैंड तो उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगैंड, क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। एक एग्जांपल है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, क्या नाम है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसी को ईडीटीए बोलते हैं, देखो यहाँ बना हुआ है यही ईडीटीए, ये क्या है आपका ईडीटीए, ये आपका क्या है ईडीटीए, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है, ये 6 लोन पेयर एक बार में डोनेट कर देता है, एक ही सेंट्रल एक टाइम पे डोनेट करता है 6 का 6। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन, यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है लोन पेयर्स, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन एटम्स टू द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम्स है, इसके पास लोन पेयर है, उसको उसके थ्रू भी डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला साइड वाला 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे ये O माइनस वाले साइड से भी कर सकता है, ठीक है, तो इसके पास 6 है और 6 करता है एक बार में, ये जरूरी है, 6 हो 7 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कर कितना रहा, ठीक है, हाँ एक ही बार, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल, है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई एक ही कोऑर्डिनेशन एंटिटी, क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये एक टाइप का हेक्साडेंटेट, ठीक है, इट कैन बाइंड टू 6 के साथ एक टाइम पे कर सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब when a dipolydentate ligand uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, ठीक है, डाई है ना सिंगल मेटल आयन, इट इज सेड टू बी चिलेटिंग लिगेंड्स, उसको क्या बोला जाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है जब डाई पॉलीडेंटेड लिगेंड्स यूजेस इट्स 2 और मोर डोनर एटम्स, जब एक ही टाइम पे सेंट्रल एटम या आयन को जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा हो और कितना कर रहा हो, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से 2 और मोर डोनर एटम्स हो और कर रहा हो साइमल्टेनियसली दोनों ही कर रहा हो, तब उस लिगेंड को चीलेट लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीलेट लिगेंड, क्या बोला जाता है, चीलेट लिगेंड। तो चीलेट लिगेंड क्लियर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, है ना, देखो अगर नहीं कर रहा होगा 2 या 2 से ज्यादा एक साथ एक ही कंपाउंड में, तो फिर वो चीलेट लिगेंड नहीं हुआ, ठीक है ना, यूनिडेंटेड वाला को चीलेट लिगेंड में नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा सोच, है ना, और जब ऐसा कर रहा है तो उसको चीलेट लिगेंड बोलते हैं। नंबर ऑफ सच लिगेंडिंग ग्रुप्स इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड, कोई दिक्कत, कितना दांत काट रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे इस केस जैसे आपका डेंसिटी इसका ईडीटीए का कितना होगा 6, एक ही बार में करेगा तब, ठीक है, जैसे इथेन 1,2 डायमीन या फिर इथिलीन डायमीन, है ना, इसका क्या होगा 1 की 2, 2 नाइट्रोजन के ऊपर, अभी तुरंत ना बताया थे, ठीक है, भूल गए क्या, ए वाला डाइडेंटेट, तो 2, मतलब इसका डेंसिटी क्या हुआ 2, इसका डेंसिटी क्या हुआ 1, इसका डेंसिटी 1, डेंसिटी से क्यों 1, भले इसके पास 2 लोन पेयर है लेकिन करता एक ही, Cl माइनस के पास भी बहुत सारे लोन पेयर्स है, कितने हैं 3 लोन पेयर्स, कितना लोन पेयर्स है 3, लेकिन करता एक ही है, करता एक ही है, क्लियर, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा है, ये सब कॉमन चीज सब है इस चैप्टर का, ठीक है, ये वाला चीज हो गया। सच कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, अच्छा इस तरह कॉम्प्लेक्स जिसमें हो, जिसमें चिलेटिंग लिगेंड्स हो, जिसमें क्या हो चिलेट लिगेंड्स हो, उसको चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, tend to be more stable than similar complexes, tend to be more stable than similar complexes containing unidentate ligands, containing unidentate ligands, कोई दिक्कत, ligand which has 2 different donor atoms either of 2 ligands in the complex is called ambidentate ligand,
एम्बीडेंटेड लिगेंड, यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है, देखो समझ लो, एक पे समझा देते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड में जैसे NO2 माइनस, क्या नाम है, NO2 माइनस। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के पास यहाँ भी लोन पेयर है, मतलब इसके पास दो एटम्स, अलग अलग एटम्स हैं जो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे मॉलिक्यूल में एक ही डोनेट कर रहा हो। इस तरह का लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब यूनिडेंटेड लिगेंड से अलग कैसे हुआ, तो यूनिडेंटेड में आपका जैसे H2O था तो एक ही एटम के पास दो लोन पेयर और कर भी एक ही रहा था, तो यूनिडेंटेड। एम्बीडेंटेड कब बोले कि जब दो, हाँ, दो डोनर एटम्स हो उसके पास प्रॉपर, मतलब दो अलग अलग एटम्स हो जिसके पास लोन पेयर्स हो, लेकिन एक टाइम पे मॉलिक्यूल में एक ही डोनेट कर रहा हो। तो मतलब अगर मॉलिक्यूल कोई होगा NO2 ग्रुप से, या तो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा या तो ऑक्सीजन की तरफ से डोनेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके का एग्जांपल है थायोसाइनाइड और थायोसाइनाइड तो N और थायोसाइनाइड तो S। इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, लेकिन डोनेट या तो सल्फर कर रहा होगा या तो नाइट्रोजन कर रहा होगा, कोई दिक्कत है ना। और दोनों के साथ कंपाउंड बनता है, मतलब अलग अलग कंपाउंड बनता है, जिसमें एक में तुम्हारा नाइट्रोजन करते रहता है डोनेट, एक में कौन करते रहता है, सल्फर सल्फर, लेकिन एक ही कंपाउंड में दोनों डोनेट नहीं करते, डाइडेंटेड से अलग, डाइडेंटेड से अलग, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये लिगेंड्स का सारा आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आगे का क्या है दिया हुआ उसको समझते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी सिंपल, बहुत आसान सा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी बता चुके हैं, सेंट्रल मेटल एटम कितना लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मेटल आयन कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन, किसका होता है, मेटल आयन का, ठीक है ना। जो मेटल कैटायन हो या फिर क्या हो आपका कैटायन हो या फिर आपका न्यूट्रल एटम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू व्हिच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसे सोचोगे तो डायरेक्टली बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन, जो हम एक डेफिनेशन दिए है ना, वही चीज है, दोनों बोलना वही चाह रहा है। कहने का मतलब है कि कितने जो लिगेंड्स उसके साथ लगे हुए हैं उसमें डोनर एटम्स कितने हैं टोटल, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। एक 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 एटम एक बार में दो करता नहीं है डोनेट, ठीक है, एक ही करता है ना, ये एक चीज है। तो ये भी बहुत सही बात है। अब मान लो कि डाइडेंटेड लिगेंड लगा हुआ है, लेकिन उसमें डोनर एटम तो दो होगा ना, क्योंकि दो दो एक बार में कर रहा होगा, दो तो डोनेट क्या कर रहा होगा, एक बार में। तो वहां पे आपका कॉम्प्लेक्स, तो इससे अच्छा रहेगा ये सिंपली बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स accepted by central metal atom और आयन, कोई दिक्कत है ना, ये ज्यादा आसान होगा समझने में, ठीक है। जैसे अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें आप बता सकते हो, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज है जो आएगा इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे दिया हुआ PtCl6 माइनस, जो जो दिया हुआ वो सारा हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, जो जो आपका दिया हुआ है उसी में समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चंस भी वैसे ही आएगा। जैसे दिया PtCl6 माइनस, ठीक है, तो Pt बीच में आ गया प्लेटिनम, Cl6, तो ये ऑक्टाइडल शेप होगा, ठीक है। ये ऑक्टाइडल कैसे होगा ये हम नॉर्मल से बता, 6 बॉन्ड्स रहता था तो ऑक्टाइडल होता था, याद है ना। तो यहाँ पे 6 क्लोरीन लगा, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो शेप कैसा है, ऑक्टाइडल, ठीक है। ऑक्टाइडल में यहाँ पे इसके ऊपर क्या चार्ज है, 2 माइनस, है ना। अब यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जितना लिगेंड लगा सब यूनिडेंटेड है, मतलब सबके पास एक ही डोनर एटम है, तो एक डोनर एटम है, मतलब यहाँ पे कितना हो, 6। या फिर ज्यादा अच्छा रहेगा बोलना कि प्लैटिनम कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 कर रहा, मतलब कितना हो गया, 6। अब एक कंपाउंड देखो ये वाला NiNH3 4 2+, ठीक है, Ni निकल, ठीक है, NH3 कितना बोला है, 4 ना, 4 बोला है, ठीक है, ठीक है,
ये में कैसे स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर अभी आप लोगों को बताएंगे। तो ये अब इसके ऊपर चार्ज कितना बोला, NiNS3 4 2 माइनस, 2 माइनस 2 प्लस प्लस, तो 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देख सकते हो कि कितने डोनर एटम्स है टोटल लगे हुए हैं निकल के साथ, 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। कितना हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 हुआ, ठीक है। NiNS3 4 लगा हुआ था। अब उसके बाद देखो अलग तरह कंपाउंड FeC2O4 होल थ्राइस, क्या है, FeC2O4 होल थ्राइस, या फिर ये कोबाल्ट इथिलीन डायमीन, अच्छा EN यूज करते हैं इथिलीन डायमीन, ठीक है। ये सिंबल्स, अच्छा देखो ये सिंबल्स होता है, फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, और इसका एक नोमेनक्लेचर होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है ना, कंपाउंड्स का फॉर्मूला और उसका नोमेनक्लेचर, ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में इथिलीन डायमीन के लिए EN यूज करते हैं। कितना EN है, 3, ठीक है, 3 है। तो अब यहाँ देखो, अब ये एक अलग एग्जांपल आया, क्या था, कोबाल्ट था ना, कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्ट में कितना NH क्या लगा हुआ है भाई, NH2 CH2 CH2 NH2 लगा हुआ है, यहाँ लोन पेयर यहाँ लोन पेयर, एक डोनेट हो गया एक डोनेट। अब देखो दूसरा NH2, ठीक है, CH2 CH2 NH2, ठीक है, NH, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक डोनेट हो गया, इसके पास एक डोनेट हो गया। अब एक और बोल रहा है, कितना है, इतने टाइम में 3 है ना, NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, सिमेट्री की वजह से H2 को इधर लिखते हैं, तो लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अब बताओ इसके पास तो लिगेंड्स कितने हैं इसके पास, 3, हाँ वेरी गुड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। लेकिन लिगेंड्स कितने हैं इसके पास, 3। कितने लिगेंड्स हैं, 3, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोई दिक्कत, तो लिगेंड्स नंबर ऑफ लिगेंड्स 3 है, नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है, 3 है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ आपके सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। क्यों, क्यों, क्योंकि जो डोनर एटम्स डोनेट कर रहा है वो 6, ठीक है, टोटल जो सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, या फिर सेंट्रल एटम कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है एट अ टाइम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये वाला चीज भी, ठीक है। तो CO6 बिकॉज़ C2 4 इथिलीन जो है आप डाइडेंटेट है, तो ये भी डाइडेंटेट है, तो इसमें भी आपका 6 होगा, इसमें भी क्या होगा, Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया है ना, आगे बढ़ते हैं। ओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, तो नोट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, सारा टर्म्स ये वाला क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम और आयन is determined only by the number of sigma bonds formed by the ligands with the central atom or ion. Pi bonds, if formed between the ligand and central atom or ion, are not counted for this purpose. ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि पाई बॉन्ड्स को हम लोग जो अगर हाँ किसके बीच में, तो जैसे कोबाल्ट और NH3 जो लिगेंड और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ये अगर पाई बॉन्ड जैसे कि H2O की कैसे पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास सेम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। लेकिन पाई बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग कंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब पाई बॉन्ड होगा तो भी वहां पे सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड बन जो फिर एक सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा उसी को करेंगे। डबल बॉन्ड मतलब दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर सेम एटम्स के बीच में बन रहा है जिससे इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसके केस में, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, ये सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द पाई बॉन्ड्स, क्लियर है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, the central atom or ion ligands attached to it are enclosed in a square bracket and is collectively termed as
coordination sphere. The ionizable groups are written outside the bracket and are called counter ions. For example, in the complex K4FeCl6, coordination sphere is this one, जिसको coordination entity बोल रहे हैं, ठीक है? Actually, coordination entity में सारा चीज included है क्या? With fixed number of ions are bound to different arrangement around it. It's called central atom or ion. Central atom or coordination entity constitutes a central metal atom or ion bonded with fixed number of ions or to a fixed number of ions or molecules. ठीक है, तो ये coordination entity तो दोनों चीज तो सेम ही हो गया, coordination entity और काउंटर आयंस को अलग ही रखना है, ठीक है? तो ये आम अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए तो समझ गए मेरे ख्याल से, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आ गया। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो आयंस बाहर लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन काउंटर आयंस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरा को बोला जाता है। अच्छा अभी आगे चल के समझ में आ जाएगा। अच्छा अब इसके अंदर का जो शेप बनता है ना, जो लिगेंड्स और सेंटर एटम्स के बीच में जो शेप बनता है, ठीक है? शेप करने का मतलब डिफरेंट, जैसे ऑक्टाहेड्रल हो गया, ज्योमेट्री क्या रहता है, ठीक है ना? उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो ये कुछ है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा स्पेशल अरेंजमेंट्स जो बनता है लिगेंड एटम्स और सेंट्रल एटम और आयन के बीच का, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से बॉन्ड्स बनता है। मेरे ख्याल से ये सारा आप लोग नहीं, इसमें कुछ नहीं पढ़े हो, कुछ पढ़ना है, ठीक है? तो ऑक्टाहेड्रल जानते हो, टेट्राहेड्रल भी जानते हो। स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन पे चारों बॉन्ड रहेंगे, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, सबके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उसी को बोलेंगे स्क्वायर प्लेन। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेन। तो ये नया था, ये जानते हो ऑलरेडी, ट्रायंगल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल आप लोग को, जैसे ये चार है तो ये चार बेस हो गए और ऊपर की तरफ में एक रहेगा, तो ये हमें स्पेशल है, ये आपको हम ज्योमेट्री समझाएंगे। कोई दिक्कत? तो जो अरेंजमेंट बनता है मेटल और लिगेंड्स का, उसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम जो रहता है उसको ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और जितने तरह के दिए थे सब दे दिए। और ये तो दो मेरे ख्याल से बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं बताने की जरूरत क्यों नहीं है, सब बताएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि भले हम सिलेबस सिलेबस बोल करके अलग अलग चीज पढ़ लें, लेकिन फिर कंसेप्चुअली नहीं समझ पाएंगे साइंस सब्जेक्ट्स को, ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये तो ये बताया हुआ है, मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है ना? ऑक्सीडेशन नंबर आपका, तो कॉपर का जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट भी किया है इस वीडियो के शुरुआत में, है ना? क्या कैलकुलेट किए थे कि Cu का यहाँ पे जैसे x मान लो, साइनाइड है तो -1 होता है, तो -4 इज इक्वल्स टू -3, तो x बराबर कितना आ गया? 4 -3, तो मतलब प्लस, ठीक है? इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, बोलता है देख के पहचानो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है कि हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो ये आपका होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कहने का मतलब जब सेम लिगेंड्स हो, सेंट्रल एटम्स के साथ सेम लिगेंड्स लगे हो तो होमोलिप्टिक, और जब अलग अलग लिगेंड्स लगे हो तो हेटेरोलिप्टिक, ठीक है? जैसे CONH3 6, तो यहाँ पे सारा का सारा लिगेंड्स NH3 है, सेम लिगेंड्स है, तो ये होमोलिप्टिक हुआ। यहाँ पे NH3 4 है और Cl2 दो Cl2 है, तो यानी कि अलग अलग तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हुआ। कोई दिक्कत इसमें? मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। एक चीज बस यहाँ पे मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला पार्ट पूरे पार्ट्स को बोलते हैं जिसमें काउंटर आयंस भी होते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? मेरे ख्याल से अभी हम देख लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? ठीक है, इसमें दोनों आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में काउंटर आयंस भी इंक्लूड हो जाएगा,
ठीक है ना। बट वैसे काउंटर आयंस तो दोनों में अलग अलग बताया हुआ है दो ही जगह, ठीक है ना। तो उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बेसिकली बोलना, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। वैसे ये वाला डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत है ना। तो होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल से। होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस जो क्लास में सब होमवर्क बनाना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर आपको नेक्स्ट आज सामने बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, सामने एक वीडियो डाला जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।